हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम सिंधी भाषा की वर्तनी और शब्द भंडार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंधी भाषा के बारे में आपको पहले ही पता है कि जो हमारी सिंधी भाषा है उसका जो प्रमुख केंद्र है वह सिंध प्रांत है, जो कि आजकल पाकिस्तान के में समाहित हो गया है। जब हमारा देश अखंड भारत था तब सिंध भी भारत का एक हिस्सा ही था और सिंध एक प्रकार से एक द्वार था जहाँ पर सभी जातियों के लोग, मुग़ल और राजपूत और तरह तरह के लोग वहाँ से ही एंटर होते थे भारत में। तो इसलिए सिंध पर जो है सबसे ज़्यादा भाषाओं का असर है, प्रभाव है और इसकी जो शब्द भंडार है वो भी बहुत ही विस्तृत है। सभी भाषाओं के, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, सभी भाषाओं का अधिक से अधिक इसमें अक्षर जो है समाहित हो गए हैं। और हम जो सिंधी लोग हैं वो काफ़ी मिलनसार होते हैं, व्यापारी किस्म के लोग होते हैं। तो हमारे जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य हैं, राज्य और न केवल राज्य पर इंटरनेशनल लेवल पर जो है महत्वाकांक्षी सिंधी कौम होती है। तो हर जगह जाती है और हर जगह के जो शब्द हैं वो सिंधी भाषा में समाहित होते रहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह है सिंधी भाषा की वर्तनी और शब्द भंडार। वर्तनी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा की वर्तनी को हम देखें तो उसमें कितना अटपटापन है, कितनी अलग अलग उसमें बातें होती हैं। तो इस प्रकार से जो सिंधी भाषा है उसमें ऐसा कुछ अटपटा नहीं है, परंतु सारी भाषाओं का एक समावेश है। सभी भाषाओं को सिंधी में समाहित किया गया है। तो वर्तनी के संबंध में ये कहूँगा कि वे शब्द जिनमें समान उच्चारण वाले वर्ग आते हैं उनकी शुद्ध वर्तनी सतत अभ्यास से और शब्दकोश की सहायता से याद कर लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के कई उदाहरण इसके लिए हैं। अंग्रेजी भाषा सीखने के समय भी तो हम अनेक शब्दों की जो अटपटी वर्तनी है वो हम याद कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लें कि KNIGST नाइट और NIGST नाइट दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन हम याद कर लेते हैं उनकी वर्तनी को। नाइट के बारे में आप जानते हैं, जो KNIGST है वो एक प्रकार की उपाधि है जो सरकार के द्वारा दी जाती थी, KNIGST। और नाइट का मतलब तो आपको पता ही है, नाइट मतलब रात्रि। इसी प्रकार अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी वर्तनी बहुत अटपटी है। नॉलेज की स्पेलिंग देखिए, KNOWLEDGE। नेबर की स्पेलिंग देख लीजिए, NEIGHBOUR। साइकोलॉजी की स्पेलिंग देख लीजिए, PSYCHOLOGY। जबकि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो कितना फ़र्क होता है। स्पेलिंग कुछ और होती है, उच्चारण कुछ होते हैं। सिंधी में भी यदि शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं लिखी जाए तो भी कई बार जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक शब्द है सिंधी में चाक, और चाक के अगर हम नीचे बिंदी लिखें तो उसका अर्थ बदल जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंधी के ऊपर जो है अरबी और फ़ारसी का बहुत ही ज़्यादा उसका जो है प्रभाव रहा है। अरबी और फ़ारसी शब्द सिंधी में ऐसे चले आए हैं जैसे कि वो सिंधी के अपने शब्द हों। तो एक शब्द मैं बता रहा था आपको, चाक। चाक का अर्थ होता है स्वस्थ या तंदुरुस्त, परंतु उसमें से अगर हम डॉट हटा देंगे, सिंपल चाक लिखेंगे तो इसका अर्थ एकदम बदल जाएगा। एक तरफ हम एक तो इन शब्दों की बात करते हैं चाक और चाक में, जो अरबी फ़ारसी के उसके आए हैं, परंतु जो हमारे शायर लोग हैं वो इसी बात का फ़ायदा लेकर के अपना जब काव्य रचना करने बैठते हैं तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखते हैं, जो हमें सुनने में भी बहुत मज़ा आता है, देखने में भी मज़ा आता है, हम इंजॉय करते हैं। जैसे चाक का नाम लेते ही मेरे को शायर की पंक्तियाँ याद आ गई। जॾहिं खां चाक कई दिल तो, जॾहिं खां चाक कई दिल तो, तॾहिं खां चाक थी नाहे। इसमें चाक शब्द का दो बारी प्रयोग हुआ है। एक चाक का अर्थ है तंदुरुस्त और दूसरी का अर्थ है टुकड़े टुकड़े कर देना, चाक कर देना, टुकड़े कर देना। तो महबूब को कहता है भी, ए महबूब, जब से
तुमने मेरे दिल को चाक किया है, अर्थात ए महबूब, जब से तुमने मेरे दिल को चाक कर दिया है, तोड़ दिया है, तब से ही मैं तंदुरुस्त नहीं रह पा रहा हूँ। और जब ये इसी बात को हम गाने में लेते हैं या शेर व शायरी के लिए करते हैं तो उसका मज़ा जो है दुगना हो जाता है। और ये तो सर्वविदित है कि सिंधी भाषा की जो है मुख्यतः 2 लिपियां हैं, एक है देवनागरी लिपि और दूसरी जो है परसो अरेबिक स्क्रिप्ट। जो देवनागरी लिपि है वो तो बिल्कुल हिंदी की तरह है, और जो अरबी है वो उर्दू से मिलती जुलती है। और फिर भी जो है इसमें जो सिंधी भाषा का हम जो उद्गम मानते हैं वो संस्कृत भाषा को मानते हैं, क्योंकि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है और सिंधी का उद्गम भी संस्कृत से ही हुआ है। और अब हम बात करते हैं सिंधी शब्द भंडार की, जिसको हम सिंधी शब्द महराण भी कहते हैं, समुद्र। मतलब इस सिंधी में इतने सारे शब्द हैं, एक जिस प्रकार से एक समुद्र हो गया है, हो विशाल समुद्र। और सिंधी भाषा में शब्दों का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा जखीरा है। और उसको जानने के लिए हमें अगर सिंधी भाषा के इतिहास के बारे में भी थोड़ा पता हो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वैदिक काल के समय में बहुत सारी जातियाँ थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुम्हार, निषाद आदि। और कई सारे धर्म थे, जैसे वैदिक धर्म को मानने वाले देव, असुर और आर्य, ये तीनों वैदिक मतानुसार जो है यज्ञ भी करते थे। देव, असुर और आर्य, ये लोग यज्ञ करते थे। तो ये लोग भी जो जिन शब्दों का प्रयोग करते थे, संस्कृत के जो शब्दों का प्रयोग करते थे, तो वो भी सिंधी में समाहित हो चुके हैं। अब हम आर्य शब्द पर ही खाली रोशनी डालें तो यूरोपीय जो विद्वान थे, उन्होंने भारत का इतिहास लिखते समय बहुत ही कुशलतापूर्वक आर्य शब्द को जाति के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है। हमारे भारतीय विद्वान तो वो भी बिना विचारे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए वो भी चले आ रहे हैं, जिसका परिणाम यह निकला है कि भारत और आर्य और द्रविड़ दोनों में एक लड़ाई उत्पन्न हो गई है। पर वैदिक और पुराण ग्रंथों में कहीं भी आर्य शब्द को जाति के लिए कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। ऋग्वेद में भी इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि इंद्र ज्योत अथवा वैदिक सनातन धर्म का प्रकाश मनु को दिया गया। संस्कृत में इंद्र आर्य ज्योति मनवे विदत, एक स्थान पर कहा गया है कि सारे संसार को आर्य बनाओ। कृण्वन्तो विश्व आर्यम, देवताओं में मित्र और वरुण आर्य हैं, वैदिक धर्म की पालना करने वाले हैं। इंद्र ने दस्युओं को आर्य नाम नहीं दिया क्योंकि वे वैदिक धर्म यज्ञों के विरुद्ध थे। इसी प्रकार द्रविड़ शब्द जाति के लिए नहीं है। वैदिक संहिता में द्रविड़ शब्द कहीं भी नहीं है और देश और भाषा के लिए है। इस प्रकार से सिंधी, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्री जातियाँ नहीं है, पर प्रदेश की भाषा के भेद हैं ये सब। शाह अब्दुल लतीफ़, जो कि एक सिंधी के बहुत ही जाने माने शायर हैं, पूरा सिंध प्रदेश में उनकी एक प्रकार से पूजा की जाती है। उन्होंने अपनी पुस्तक शाहज रसालों में सिंधी के कई ठेठ शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। जैसे उन्होंने अपने शाहज रसालों में लिखा है वल्लहा, वल्लहा यानी कि वल्लभ, मुग्ध, कांत यानी कि उत्कंठो, और काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो उन्होंने अपने रसाले में प्रयोग किया है। यहाँ पर उनका एक दोहा है, उसका वर्णन उससे काफ़ी बात क्लियर हो जाएगी। शाह साहब ने अपने रसाले में लिखा है कि वगर कयो वतन प्रीत न छिन्नन पाण में, वगर कयो वतन प्रीत न छिन्नन पाण में, पसो पखियड़न माणुआ मेठ घणो। इस दोहे में हम देखेंगे कि शाह साहब ने बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही
ऐसे शब्दों में इस बात को कहा है कि ए मनुष्यों, तुम जो है पंछियों की तरफ देखो जो कि झुंड बना करके उड़ते हैं, नभ में विचरण करते हैं, और उनमें जो प्रेम है, एकता है, उससे मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से आपस में मिलजुल करके रहा जा सकता है। तो इस दोहे में जो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें एक भी अरबी या फारसी का शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। वगर कयो वतन प्रीत न छिन्नन पाण में, पसो पखियड़न माणुहा मेट खड़ो। अब इन शब्दों का हम संस्कृत में अवलोकन करते हैं। वगर यानी वर्ग कयो, कयो यानी कि कृत्वा, वतन यानी वर्तनते, प्रीति को प्रीति ही कहते हैं, न को नहीं कहते हैं, छिन्नन मतलब छिदंती, पाण में आमस, और पसो पस्य, पखियड़न पक्षिणा, माणुहा मनुष्य, मेठ मिष्टम, घड़ो गहन। उर्दू फारसी के शब्द नहीं है इसमें, सारे संस्कृत में से लिए गए हैं। और सिंधी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राचड़ से मानी जाती है, और यह बात आज से लगभग 1000 वर्ष जो है पुरानी है। प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने लेख में सिंध की महाभारत कथा का एक प्राचीन अरबी रूपांतर जो किया था, और तथा प्राचीन सिंधी साहित्य की संस्कृति में इसका वर्णन किया है। इसका जो वर्णन है अधिक विस्तृत ढंग से किया गया है। महाभारत का यह अरबी रूपांतर जो है पहले सिंधी में किया गया था, उसके बाद इसका अरबी में किया गया है। ये बात जो है लगभग 1026 ईसा से पूर्व से भी पहले की बात है। इस विद्वान लेखक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने पांडवों और अन्य नामों के उदाहरण इस प्रकार से दिए हैं, जैसे कि युधिष्ठिर का नाम है, ये जो है उस समय की सिंधी थी, उसमें कहा गया है जुडिशल, और अरबी इसका रूपांतर किया है जत्थल। अर्जुन का नाम भी इसी प्रकार से, अर्जुन का उस समय की सिंधी में अर्जुन कहते थे, और अरबी जो यहाँ पे प्रयोग किया है अजवन के रूप में किया है। इसी प्रकार नकुल का नेवल, न्वल, और कर्ण का कर्ण, कन्न, पांडव का पाणु या फन, और कुंती का कुंदी, क्वंद्व, द्रौपदी का द्रौपदी और द्वद। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा जो है चेंज करके इसका प्रयोग किया गया है। पर जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया ट्रांसलेशन करते समय वो सिंधी किया, उसके बाद उसका अरबी में उन्होंने ट्रांसलेशन की। और कहते हैं कि जो भाषाएं होती हैं वो तो बिल्कुल नदी के प्रवाह के भांति होती है। जब नदी की एक लहर आती है तो जो तिनके और पत्ते होते हैं वो एक किनारे पे एकत्रित हो जाते हैं, और जब दूसरी लहर आती है तो उसमें अलग हो जाते हैं, तो उनमें से जो कुछ थोड़े रह जाते हैं। उसी प्रकार से भाषा में भी होता है कि भाषाओं में कई शब्द आते हैं, कई फिर बिखर जाते हैं, परंतु उनके जो निशान हैं वो रह जाते हैं। उदाहरण के लिए जो ब्राचड़ का नियम है कि संस्कृत से जो शब्द आए हुए हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में है त, और सिंधी में आकर वो ट बन गए हैं। और यही नियम जो है आज तक भी चलता हुआ आ रहा है। जैसे कि संस्कृत का वर्ड है ताम्र, तो त की जगह सिंधी में बन गया है टामो। ऐसे ही त्रैमासिक संस्कृत का शब्द है त्रैमासिक, जो सिंधी में टिमाहो बन गया है। त्रैपाक्षिक, इसको सिंधी में टिपक्खो बोलते हैं। तो त की जगह जो है सिंधी में शब्द वही है, खाली त का ट हो गया है। तो इस प्रकार से जो है भाषा में शब्दों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक भाषा में उठते बैठते बातचीत करते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें से भी भाषा की उत्पत्ति की जानकारी हमें मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे घर की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, वस्त्र, आभूषण, अनाज, सब्जियां, फल, बर्तन,
शरीर के अंग, हमारे रिश्ते नातेदार, उनके नाम, दिनों महीनों के नाम, पूजा पाठ आदि के समय जो हम शब्द यूज़ करते हैं वो भी सब अलग अलग होते हैं। ऐसे ही जो सिंध में लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, तो सिंध में इस समय भी जो आबादी है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो जो सिंध में रहते हैं परंतु उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है, इस्लाम का जो वहाँ पे प्रभाव पड़ा है, तो उन जहाँ पे मुसलमान लोग रहते हैं वो भी सिंधी बात करते हैं। तो जो सिंधी लोग, सिंधी मुसलमान अपनी जो तीज त्यौहार मनाते हैं और धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तो उसमें वो अरबी फ़ारसी का वहाँ पर अभी भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ हिंदुस्तान में जो है हिंदी के प्रभाव के कारण यहाँ पर सब हिंदी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे महीनों के नाम होते हैं, तो उसमें जो 9वां महीना होता है ना, उसको सिंधी में बोलते हैं नाहिरी। उसको छोड़ करके बाकी सारे जो शब्द हैं वो हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग ही हमारे सिंधी में आए हैं। नाहिरी को छोड़ करके बाकी जो है चैत्र फागुन महीनों के सब नाम जो हैं वो संस्कृत प्राकृत में से ही लेकर के सिंधी में आए हैं। जो नाहिरी महीना है, जो 9वां महीना नाहिरी, जिसको संस्कृत में मार्गशीर्ष कहते हैं, जो मुल्तानी और शिकारपुर की सिंधी में इसका नाम जो है मिंगिर रख दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी शब्दों पर जो है वहाँ के स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों का सबका समावेश होकर के भिन्न भिन्न शब्द जो है सिंधी में बड़े आसानी से समाहित हो गए हैं। सिंधी में जो है अंग्रेजी के भी ऐसे शब्द हैं जो कि एज इट इज़ आ गए हैं और काफ़ी जो है उसका प्रचलन जो है सिंधी शब्दों की तरह ही हम करते हैं। जैसे टमाटर को सिंधी में टमाटो बोलते हैं, अंग्रेजी में टोमेटो कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी पिल्लो, जो तकिया होता है उसको पिलो बोलते हैं, और काफ़ी सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। और जो सिंधी लोग हैं वो भारत के अब भिन्न भिन्न प्रांतों में फैल गए हैं। तो जहाँ पर भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा है, तो अखंड भारत के जो ये सारे देश हैं इनका तो है ही, परंतु महाराष्ट्र और ये गुजरात वगैरह जो है, इन सब जहाँ जहाँ सिंधी लोग रहते हैं वहाँ के जो शब्द हैं उनको अपना लेते हैं। और सिंधी जो शब्द है, सिंधी भाषा हमारी इस प्रकार से काफ़ी शाहूकार अमीर भाषा बन गई है। और शब्द भंडार जो है वो एक सागर की तरह है, बहुत सारे शब्द हैं। तो साथियों, सिंधी भाषा की वर्तनी और शब्द भंडार को अगर जानना है तो हमें सिंधी भाषा का जो है जो बड़े बड़े शायर हैं सिंधी में, शाह, सचल, सामी और किशन चंद बेवस, बहुत बड़े बड़े शायर हैं। अगर उनको पढ़े, शेख हयाज, तो काफ़ी हमें शब्दों की भी जानकारी होगी और वर्तनी के बारे में भी पता चलेगा। इनको पढ़ते समय तो हमें एक शब्दकोश साथ में रखना पड़ता है, मतलब इतना विशाल और विस्तृत इनके पास भंडार है। मुझे इस समय बेवस, श्री किशनचंद बेवस जो सिंध के बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं, उन्हें तो बिल्कुल नए युग का नया शायर भी कहा जाता है। उनकी शायरी पढ़कर तो एकदम ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल नए युग में आकर पहुँचे हैं, क्योंकि वो ऐसे शायर थे, उन्होंने उनको मतलब न केवल वर्तमान की पर भविष्य का भी सब ज्ञान था। उन्होंने अपनी शायरी में जो है ज्ञान, विज्ञान और सब तरह की शायरी उन्होंने लिखी है। तो उनकी जो शब्द भंडार था उनके पास काफ़ी सुंदर था। बेवसाई ने एक और फरमाया है कि आहे हर एक लफ्ज़ अंदर, आहे हर एक लफ्ज़ अंदर कीमती रत जो फुड़ो, केर चवंदो शहर बेवस शाख अंगूरी न थी। मतलब उनके जो हर एक लफ्ज़ में है एक कीमती रक्त की बूंद समाई हुई है। उनके एक एक लफ्ज़ में, गागर में सागर जिसे कहते हैं, वो समाया हुआ है। तो उनको पढ़ने से वाकई जो है हमारे शब्दों का ज्ञान तो बढ़ेगा ही, पर हमें बहुत सारी और जानकारी मिलेगी। तो आज के हमने इस सत्र में सिंधी भाषा की वर्तनी पर ध्यान दिया, जिसमें हमने देखा कि जो दूसरी भाषाओं की जैसे वर्तनी है, अंग्रेज़ी भाषा की जो वर्तनी काफ़ी अटपटी है, परंतु सिंधी भाषा में ऐसी नहीं है।
परंतु सतत अभ्यास और पढ़ने से और जितना हम सुनेंगे उतना हमारा जो है ज्ञान बढ़ेगा इसके बारे में, वर्तनी के बारे में। आने वाले सत्र में हम भाषा की और भी विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे, जो वाक्य संरचना है, कैसे बनते हैं वाक्य, और जो उसका व्याकरण में जो है उसकी अलग अलग कोटियाँ हैं, व्याकरणिक कोटियाँ, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब जो भी हिंदी भाषा में होते हैं या हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में होते हैं वही सब सिंधी भाषा में भी है। तो हम इसकी जानकारी आने वाले सत्रों में करेंगे। धन्यवाद।